तो उत्तराखंड का आपका चंद्रशेखर जी पहला दौरा है जी। और ये एक ऐसी स्थिति में हुआ है जब एक समाज विशेष के साथ नाइंसाफ़ी की लड़ाई को लड़ने के लिए आप आए हैं। जी। तो क्या अभी तक आपने जो आउटपुट मिला और जो रिस्पांस मिला उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में नहीं, चंपावत में मेरा पहला दौरा है और मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि मुझे विकट परिस्थितियों में यहाँ आना पड़ा। एक घटना हुई है और वो इस देश का, मैं भाग्य दुर्भाग्य भरोसा नहीं करता, लेकिन शब्दावली में वो दुर्भाग्य है कि आज भी देश अंदर से इस तरह टूटा हुआ है ना, जाति धर्मों में, कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग यूनाइट ही नहीं हुए, हम देश ही नहीं बने। हम अभी तक जाति धर्मों में इस तरह बटे हुए ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो जाति के आधार पे जो अत्याचार है, ये जो यहाँ हुआ है, मैं उस परिवार के साथ हूँ और उसकी बात सुनने के लिए, उनकी बात मैंने सुनी भी। और यहाँ के जो एसएसपी हैं और यहाँ के जो डीएम हैं, दोनों अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से मैंने बात की और मैंने कुछ मांगे उनके सामने रखी हैं। पुलिस के जो अधिकारी, उनसे तो मेरी मांग यही है कि वो जो जाँच है, क्योंकि आरोपी अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा और हम देख भी रहे हैं आरोपी बहुत तेज हो गए। कई मामले में हमने देखा, हाथरस में देखा, हमने लखीमपुर वाले मामले में देखा कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे। तो हमने उनसे मांग की और वो अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं। वो पॉलीग्राफी टेस्ट करा रहे हैं जिन लोगों पर शक है। पीड़ित परिवार ने जो नाम दिए हैं कि भाई इन लोगों में हमें शक है, इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अच्छी तरह कर रहे हैं और जबकि अगर हमें ऐसा लगेगा कि कहीं पुलिस इस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर रही तो हम इस जांच को भी ट्रांसफर कराएंगे। क्या सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे या स्टेट ट्रांसफर की मांग? पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, मैं भी इसलिए पुलिस को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख लूँ कि पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, उसमें वो क्या निकाल रही है। क्या वो भी फैक्ट और एविडेंस कलेक्ट करके उनको सजा दिलाने में भरोसा कर रहे हैं या वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानने का कि अगर पुलिस न्याय दिलाने का काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो फिर हम अपने तरीके से लेंगे। तो हमारी ये मांग है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जल्दी हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी उस पर आगे की जो मांगे उन पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट मांग जो मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से रखी वो ये है कि पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनके जो घर के मुखिया थे वो चले गए, उनके 3 छोटे बच्चे, तीनों नाबालिग, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, तीनों लोग पढ़ना चाहते हैं। उनकी पत्नी है, उनका कच्चा मकान है, बड़े बड़े वादे करती है सरकारें, पक्का मकान है देंगे, रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो सब चीज़ें धरातल पे कहीं नहीं होती। तो उनका पक्का मकान है, उनके लिए पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको मिले, वो पात्र हैं तो उनको मिले, ऐसी मैंने उनसे मांग की है। मैंने मांग की है कि उस परिवार को, कि वो मुख्य धारा से जुड़ा रहे, तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है सरकार दे, क्योंकि अभी जो उनको मदद हुई है वो कंपनसेशन एक्ट का है। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार क्या अपने लोगों को छोड़ देगी, अपने प्रदेश के लोगों की, वो मरने, जिनकी हत्या भी कर दी गई, जिनके साथ शोषण हुआ, कि वो मरे भी अकेले, ये परिवार कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा? तो इनके पास जब ये आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो उनको नौकरी, एक सरकारी नौकरी, और जो एक्ट में प्रोविजन है पेंशन का, उनकी पत्नी को पेंशन दे और एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। और मैंने उनसे मांग भी की है कि वो इस परिवार की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करें। ये दे सकती है और ये गवर्नमेंट ने इस पर बहुत पुराने समय से काम किया था कि वो वंचित वर्गों को ज़मीन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, जिससे कि वो अपने परिवार को चला सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट मांग जो मुझे लगती है, जो आज भी यहाँ धोखा है, वो ये कि गरीब के सपने कुचले जाते हैं, वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि शिक्षा महंगी होगी। तो मैंने उन तीनों बच्चों की अच्छी शिक्षा की मांग की है कि सरकार उसका खर्चा उठाए और वो जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं सरकार उस पढ़ाई में उनकी मदद करे। उनको अधिकार है, जैसे मुझे अधिकार है तो ऐसे उनको भी अधिकार है, वो अच्छी शिक्षा लेकिन लेंगे कैसे, इसकी व्यवस्था जो है वो जिलाधिकारी जी को करनी पड़ेगी। और हमारी मांगों पे हमारा समय है 10 से 12 दिन का, जो यहाँ की यूनिट ने तय किया है। मुझे फिर 10 दिन बाद वापस भी लौटना है। मांगों पे काम नहीं होगा तो फिर हम आगे की कार्रवाई जो है ना वो सुनिश्चित करेंगे। अगर हमें धरना देना पड़ा देंगे और बिना धरने काम हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से हैं। आप भीम आर्मी जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करती है, आप खुद भी बहुत उच्च शिक्षित हैं, लॉ आपने किया है। तो आप जैसे ही, आप पे एक आरोप है कि सहारनपुर में दंगों को लेकर, और मई 2017 से आपको काफ़ी समय तक योगी सरकार ने जेल में रखा और उसके बाद भी फिर जब आपने सीएए को सपोर्ट किया, सीए मतलब जो उसके खिलाफ आंदोलन को सपोर्ट किया, तब फिर भी आपको प्रयास किया गया। और दिल्ली में भी जो मंदिर का मसला रहा उस पर भी फिर आप पे आपने मुझे स्टडी किया।
तो किस तरह से आप मतलब ये सब चीज़ें देखिए, जब कोई अपने हक के लिए लड़ने आता है ना, चुप जाता है लोगों को, तो वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास उन्होंने कर लिए। मैं 2 बार तिहाड़ रहा, मैं 16 महीने जेल में भी रहा, और मेरा दोष ये था कि मैं अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहा था। मैंने कोई संविधान विरोधी कार्य नहीं किया। मैं एक लॉयर हूँ, मैं सुबह से यहाँ हूँ, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप मेरा एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिखा। मेरे आने से पहले भी यहाँ भी बड़ी चर्चा का बाजार गर्म था, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी गई। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, हम चेंज चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार और सिस्टम के लोगों ने अपना काम जिम्मेदारी से किया होता तो मेरी ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ती। मेरे पास भी और बहुत काम है। अगर पहले से सरकारों ने इस पे काम किया तो कास्ट एट्रोसिटी क्यों बढ़ती। पिछले 6 महीने में 30वां मामला है मेरे संज्ञान में, पहाड़ में हो रहा है। क्यों नहीं रोक लग रही है? क्या किसी के जीवन की को छीन लेना किसी का अधिकार है? और क्या ये सरकार, डीएम और कप्तान साहब और तमाम सिस्टम मिलकर उसके पिता को वापस लौटा देंगे? तो जब मैं हक की लड़ाई लड़ूंगा, जब मैं सरकार द्वारा जो गलत कानून बनाएंगे उनका विरोध करूंगा, तो मुझे कुछ सहना भी पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैंने तो इस काम के लिए अपने आप को समर्पित किया है। लेकिन हम चेंज करेंगे। जो बुनियादी काम है उसको करेंगे, जो नहीं हुआ है, जिसको नकारा गया, जो होना चाहिए, और हम वो करके दिखाएंगे। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ये घटना को काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन या फिर सरकार का जो रवैया हम देख रहे हैं, मतलब अभी तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और अभी मेरी कुछ बात भी हो रही थी पुलिस प्रशासन, तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं अभी तक। तो इतना लेट प्रक्रिया होना, ये किसी जाति विशेष के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर इसका मतलब इस केस में कितना प्रभाव इसका पड़ सकता है और आगे की क्या लड़ाई हो सकती है? मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूँ, मेरा भी ये मानना है, समय लग जाए लेकिन कोई निर्दोष ना जाए और दोषी बचे ना। मैं दोबारा अपनी लाइन को दोहरा देता हूँ, समय लग जाए, कोई निर्दोष ना जाए, लेकिन कोई दोषी बचे ना। इस पे हमें काम करना चाहिए। वो जांच करा रहे हैं, समय लगा तभी तो मैं यहाँ हूँ। अगर उन समय से कर दिया तो मैं यहाँ क्यों होता। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि जांच हो, और जो आरोपी है, जिसने किया है, अपराधी है, उसको जेल भेजा जाए। उसके बचाव को नहीं होने देंगे हम। तो हम अपनी ताकत को, अपने अधिकारों को जानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर एक बार भी मुझे लगा कि यहाँ की पुलिस और प्रशासन मिलकर आरोपियों की मदद कर उनको बचा रहा है, जैसा लंबे समय से होता आ रहा है, फिर जिस चंद्रशेखर को वो देखना चाहते थे ना, चंपावत के लोग, फिर वो उसको देख पाएंगे। तो उनसे उम्मीद कीजिए कि ऐसा ना हो। आप, क्योंकि जिस दिन वो चंद्रशेखर आएगा तो वो तब चंपावत का माहौल गर्म रहेगा। सर्दी में भी टेम्परेचर जो है गर्म रहेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अब आप राजनीति में भी आ गए। जी। बहुजन समाज पार्टी होने के बाद आप देश में क्या कोलैबोरेशन करेंगे, और उत्तराखंड में क्या स्थिति आपकी रहेगी, कैसे मुद्दे रहेंगे? एक लाइन से आपकी सारी चीज़ों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से मैं दे सकता हूँ। जिस आंदोलन को वो लोग पहले चला रहे थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और सफल नहीं हो पाए तो हम उस आंदोलन को असफल होने के लिए नहीं छोड़ सकते, उसको सफल करना है। इसलिए कुछ और लोगों को उसको चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमने जिम्मेदारी ली। तो काशीराम साहब कहते हैं मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं यहाँ राजनीतिक काम करने के लिए नहीं, अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए चंपा बताया। तो मैं समझता हूँ कि यूपी में हम उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि यूपी का इलेक्शन 2017 के बाद अभी नहीं हुआ है। अब 22 में इलेक्शन है। 2019 में हमने प्रयास किया लोकसभा उनको रोके, लेकिन इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष के लोग बटे हुए थे। हम 22 में प्रयास कर रहे हैं कि हम यूपी में भी उनको रोक दें और उत्तराखंड में भी। और विश्वास कीजिए, हम उनको उत्तराखंड में भी रोकेंगे और यूपी में भी। और ऐसी सरकारों की हमें कोई जरूरत नहीं जो जिनका चरित्र न्यायप्रिय है, जो न्याय नहीं कर सकती हो। ऐसी सरकारों, ऐसे नेताओं को भी। अब मैं आपको बहुत जल्द ना यहाँ के नेताओं की कुंडलियाँ निकाल के दूंगा कि वो उन्होंने राजनीति में आके सेवा की है या अपने घर भरे हैं। मैं आपको दूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ की मीडिया दिखाए कि जिन नेताओं के भरोसे यहाँ की जनता है, उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के अलावा क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। आज जो हालात है ना, वो उसके लिए वो नेता जिम्मेदार है जो उस विभाग में मंत्री बने बैठे हैं और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो आज़ाद समाज पार्टी उत्तराखंड में सभी सीटों पे लड़ेगी, तो 70 सीटों पे इसके लिए यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे, यहाँ की यूनिट तय करेंगी। मैं सिर्फ वर्कर हूँ आज़ाद समाज पार्टी का। हमने 3 प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं कल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। बाकी में जो प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।